हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच सी जोशी, TGT SST KVI TVP सेकेंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Sectors of economic activities. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. इन चित्रों को आप देखिए, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में काम करते हुए पाएंगे। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ सेवाएं प्रदान करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय होती रहती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। Economic activities are activities that result in the production of goods and services. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियाँ वे एक्टिविटीज़ हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं या सेवाएं प्रदान करती हैं। सेक्टर्स आर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। कुछ मानदंडों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत करना सेक्टर्स या क्षेत्र कहलाता है। सेक्टर्स आर्थिक गतिविधियों के वो समूह हैं जो कुछ मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनका वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। The Indian economy can be classified into various sectors on the nature of the activity being performed, working conditions of the workers, and basis of ownership. भारतीय अर्थव्यवस्था को नेचर ऑफ द एक्टिविटी, गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, या वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके काम करने की परिस्थितियों के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड। इसके आधार पर हम इन्हें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। इस आधार पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सेक्टर्स में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। या ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन दो क्षेत्रों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। On the basis of nature of activity, Indian economy can be classified into primary, secondary and tertiary sectors. On the basis of working conditions of the workers, economy can be classified into organized and unorganized sector. On the basis of ownership, Indian economy can be classified into public, सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम, and private sectors या निजी क्षेत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। द प्राइमरी सेक्टर वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेंटर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ, और
When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग. प्राकृतिक संसाधनों के सीधे सीधे उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कॉटन या कपास की खेती. यह एक मौसमी फसल है. कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर रहते हैं. अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार अगर डेयरी उत्पादन की बात करें तो हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर भी निर्भर होते हैं. अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं. तो ये सभी प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं. अब इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं, जिनका हम बाद में प्रोडक्शन करते हैं. अब क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है. इन इंडिया, agriculture is the biggest example of primary sector. However, forestry and fishing can also be cited as other examples of this particular sector. So, this sector is also known as agriculture and related sectors. अब कुछ उदाहरण आप देखिए प्राइमरी सेक्टर के. एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है या फिशिंग है. So, these are the examples of primary sectors. Secondary sector, द्वितीयक क्षेत्रक. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत जो प्राकृतिक उत्पाद थे उनको मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है. यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला स्टेप है. यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, उनका निर्माण किया जाता है. All industrial production where physical goods are produced come under the secondary sector. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है. जैसे कपास के पौधे से जो रेशा हमें मिलता है उसका उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं. इसी तरीके से गन्ने को भी कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं. हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं. क्योंकि जो द्वितीयक क्षेत्रक है यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है. सेकेंडरी सेक्टर के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई. Now, number 3, tertiary sector. After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two.
These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. प्राथमिक और द्वितीयक इन दो क्षेत्रकों के अलावा आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कैटेगरी भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर से अलग है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर को सर्विस या हेल्प करती है। ये गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, यानी टर्शरी सेक्टर में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें सहयोग या मदद टर्शरी सेक्टर से मिलती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में स्टोर करने की भी आवश्यकता होती है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to others over telephone or send letters, communication, or borrow money from banks to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than the goods, the tertiary sector is also called the service sector. हमें उत्पादन और व्यापार में सहायता के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बात करने या कम्युनिकेशन या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, स्टोरेज भंडारण, संचार कम्युनिकेशन, बैंक सेवाएं बैंकिंग और ट्रेड या व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं, इसीलिए जो तृतीयक क्षेत्रक है या टर्शरी सेक्टर को सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। You can see the example of tertiary sector, banking and finance, LIC, call centers, trade, transport. टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में सीधे मदद नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए हमें टीचर्स, डॉक्टर्स और उन लोगों की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि वॉशरमैन, नाई, कॉबलर्स, वकील और प्रशासनिक और लेखा कार्य करने वाले लोग। ये सभी टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों क्षेत्रकों की तुलना। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले स्टेप में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग
उस क्षेत्र में काम करते हैं। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. किसी आर्थिक गतिविधि में या किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक डोमिनेंट हो सकते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कोई एक सेक्टर उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने में दूसरे सेक्टर से आगे हो सकता है और कोई एक सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर से पीछे रह सकता है। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? The values of goods and services is used rather than adding the actual number to know the total production. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per coconut will be rupees 50,000. प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाता है। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। Remember, there is one precaution one has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. एक सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही की जाती है। Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. The company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits to the consumers for rupees 60, rupees 15 per packet. एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में बिस्किट बेचती है, यानी 15 रुपये का एक पैकेट। और जो बिस्कुट है वो अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? फाइनल गुड्स, जो वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, जो कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, उसे हम फाइनल गुड्स या अंतिम उत्पाद कहते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट, जो कि यहाँ पर अंतिम वस्तु है, के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटे का मूल्य की अलग अलग गणना नहीं की जाती है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार कर जाते हैं।
पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में और अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। इसीलिए जब भी मूल्य की गणना होती है, किसी वस्तु की कीमत की गणना होती है, तो वो जब अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है, जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसी की कीमत लगाई जाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों सेक्टर्स के उत्पादनों के योग को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो अंतिम वस्तु जो कि कंज्यूमर तक पहुंची, इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर तक पहुंचा, और इसी तरीके से सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में जो अंतिम वस्तु है, उन तीनों का जब हम योग करते हैं, उन तीनों को हम जोड़ते हैं, तो उससे हमको मिलता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। एक किसान ने गेहूं सीधे एक व्यक्ति को बेचा और उस व्यक्ति ने गेहूं का आटा बनाया और रोटी बना के खा गया। यानी किसान के द्वारा जो गेहूं बेचा गया वो अंतिम उत्पाद था जो कि सीधे सीधे एक ग्राहक को मिला और ग्राहक ने उसका उपयोग किया। तो यहाँ पर वो गेहूं जो कि किसान के द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया था, अंतिम उत्पाद था, यानी फाइनल गुड था, तो उसे भी हम जीडीपी में काउंट करेंगे। प्राइमरी सेक्टर का वो अंतिम उत्पाद हो गया। इसी तरीके से अगर वो गेहूं वो किसी फ्लोर मिल को बेचता है और फ्लोर मिल गेहूं से आटा बनाती है और फिर उस आटे को वो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को बेचती है, फिर बिस्किट बनता है और फिर वो बिस्किट कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में किसान के द्वारा बेचे गए गेहूं की जो कीमत है उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम कर रहा है। किसान के द्वारा बेचा गया जो गेहूं है वो सीधे सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंच रहा है। वो पहले फ्लोर मिल में गया, फ्लोर मिल से उसका आटा बना, फिर उस आटे से बिस्किट बना और अब बिस्किट के रूप में अंतिम उत्पाद उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो बिस्किट का बनना वो सेकेंडरी एक्टिविटी का काम है, जहां पर रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पर बिस्किट बनाना एक मैन्युफैक्चरिंग है। तो बिस्किट का ग्राहक तक पहुंचना, कंज्यूमर तक पहुंचना एक अंतिम उत्पाद के रूप में पहुंचना है। इसलिए यहाँ पर जब जीडीपी काउंट की जाएगी तो वो सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी होगी। इसमें किसान के द्वारा जो गेहूं बेचा गया उसकी जो कीमत है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बिस्किट अंतिम उत्पाद के रूप में काउंट हो चुकी है। तो इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में जो अंतिम उत्पाद की कीमत है, सेकेंडरी सेक्टर में जो अंतिम उत्पाद की कीमत है और टर्शरी सेक्टर में जो अंतिम उत्पाद की कीमत है, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो तब जीडीपी निकलती है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन काम केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है।